गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेक्टर स्पेस के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था वेक्टर स्पेस और वेक्टर सबस्पेस के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। देखिए, बेसिस सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि वेक्टर स्पेस के बेसिस क्या होते हैं। सपोज हमारे पास VF जो है वो कोई भी एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, यानी कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, और S जो है वो इस V का जो है मेरे पास क्या दे रखा है, सबसेट दे रखा है। तो इस सेट S को हम वेक्टर स्पेस V का बेसिस बोलेंगे। कब बोलेंगे? अगर ये S मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। सपोज मेरे पास S के अंदर एलिमेंट्स हैं V1, V2 एंड सो ऑन Vn, यानी कि ये जो V1, V2, V3, Vn वेक्टर्स हैं ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहली कंडीशन तो हमारे पास ये होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर स्पैन। एस जो इसका मतलब क्या है? S spans VF। इट मीन्स वेक्टर स्पेस V का हर एक एलिमेंट जो है मेरे पास वो इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये लीनियर स्पैन ऑफ S का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस LS? ये एक सेट है जिसके अंदर S के एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? अगर V1, V2, V3, Vn एलिमेंट्स हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन α1 V1 प्लस α2 V2, इस तरह के एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हो। और S स्पैन्स V का मतलब क्या है? कि S V को जनरेट करता है, यानी V का हर एक एलिमेंट हम S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये दो चीजें हमारे पास सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलते हैं कि दैट सबसेट S ऑफ वेक्टर स्पेस V, इट इज नोन एज बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। ओके। और जितने बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे पास, जितने बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, उसको बोलते हैं हम उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन। जैसे इसके अंदर मेरे पास मान लो n वेक्टर्स हैं तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। अगर किसी बेसिस में 3 वेक्टर होंगे तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब मान लो सपोज मैंने एक वेक्टर स्पेस लिया CR, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, इसकी डायमेंशन 2 होती है। और इसके बेसिस में जो दो एलिमेंट्स, एक हम अब स्टैंडर्ड बेसिस की बात करेंगे, ठीक है। इसके बेसिस में दो एलिमेंट 1 और आयोटा, तो इस 1 और आयोटा को यूज करके मैं हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? A प्लस आयोटा B। आई कैन राइट इट लाइक A इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू B। तो देखो मैंने क्या किया, 1 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड आयोटा इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B। तो ये इसका मतलब, और ये जो 1 और आयोटा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, तो इसका मतलब जो ये सेट है ये क्या बन गया? बेसिस बन गया। और अगर ये बेसिस बन गया तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गई? डायमेंशन हो गई। अच्छा, ये भी एक चीज और भी आती है हमारे पास कि जो वेक्टर स्पेस होता है ना उसके एक से ज्यादा बेसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एक ही बेसिस एग्जिस्ट करेंगे। एनी सबसेट ऑफ दैट वेक्टर स्पेस जिसके वेक्टर्स जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है और जो V को स्पैन करता है यानी V को जनरेट करता है, उसको हम बेसिस बोलते हैं। तो एक वेक्टर स्पेस के एक से ज्यादा बेसिस हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि हर बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर बेसिस में सेम होंगे। अब मैंने एक एग्जांपल लिया था सेट वेक्टर स्पेस C, कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, जिसके बेसिस में मैंने 1 और आयोटा ले लिया, क्योंकि 1 और आयोटा के लीनियर कॉम्बिनेशन को यूज करके हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? 2 हो गई। अच्छा, अब उसके बाद ना कुछ ये जनरल से हमारे पास सेट्स आते हैं। ये R3 का मतलब क्या है? R3 मीन्स 3 टपल सेट। 3 टपल सेट का मतलब होता है कि जो इसका एलिमेंट है वो किस फॉर्म का है? मेरे पास इसका एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म का है? X, Y और Z।
3 कंपोनेंट्स होंगे इसके एलिमेंट में R3 के। तो अगर ये R3 लिखा है ना तो R3 की डायमेंशन 3 होगी। Rn है, Rn की डायमेंशन n होगी। और कोई भी सेट को आपने वेक्टर स्पेस प्रूव किया है ओवर द फील्ड ऑफ सेम सेट, मतलब मान लो एक f ओवर f, तो उस केस में डायमेंशन जो है वो 1 होती है। ठीक है, एक चीज और है, अब मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर स्पेस के एक से ज्यादा बेसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर हर बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अब मैं R3 लिया था, जैसे R3 की डायमेंशन 3, डायमेंशन 3 का मतलब क्या है, इसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो R3 के जो स्टैंडर्ड बेसिस है ना वो ये लिखे जाते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कैसे, देखो R3 का एलिमेंट क्या होगा, x y z। I can write it like x into 1 0 0 plus y into 0 1 0 plus z into 0 0 1। ध्यान से देखो, अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, x 0 0 प्लस 0 y 0 प्लस 0 0 z, और जब ऐड करूंगी तो x y z बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x y z को मैंने इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये 3 वेक्टर्स हैं, ये 3 वेक्टर्स ये R3 को जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। इसके लिए आप मेरा वो वाला लेक्चर गो थ्रू कर सकते हो, लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स वाला, कि हम वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कैसे दिखाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल करवाऊंगी, उसमें करके भी बताऊंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R3 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या बन गए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी तरह से अगर मेरे पास R2 होगा तो R2 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या बन जाएंगे, R2 के केस में मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस क्या बन जाएंगे, 1 0 और 0 1। Rn के केस में उसी तरह से Rn के केस में, R3 के केस में, R4 के केस में आप स्टैंडर्ड बेसिस लिख सकते हो। यानी हम इसका हर एक एलिमेंट इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख, इसके अलावा कोई और भी बेसिस एग्जिस्ट कर सकता है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दिखाएंगे कि ये सेट ऑफ जो वेक्टर्स है वो R3R का बेसिस बनाता है। वेक्टर्स क्या कौन से दे रखे हैं हमको, 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1। हमको शो करना है दीज वेक्टर्स फॉर्म बेसिस फॉर R3R। अब इसको बेसिस शो करने के लिए मुझे दो चीजें दिखानी है। पहली कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट तो मुझे ये दिखाना है कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको हम शो करेंगे। और दूसरी चीज मुझे क्या दिखानी है कि ये जो इन वेक्टर्स का जो हम सेट है वो R3 को स्पैन करता है। ठीक है, मतलब अगर मैं ये सारे वेक्टर्स एक सेट की फॉर्म में लिख रही हूँ 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1, तो ये जो सेट है ना पूरा का पूरा, इट स्पैन्स R3। स्पैन्स R3 का मतलब है कि R3 का हर एक एलिमेंट इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये दो चीजें हमको दिखानी है, तो हम ये शो कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा कि ये तीनों जो है वो R3 के बेसिस बनाएंगे, बेसिस में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शो करते हैं कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के लिए शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 स्केलर्स लेके चलते हैं। कंसिडर 3 स्केलर्स। हमने ले लिए एक α1, एक α2 और एक α3। किससे बिलोंग करता हुआ, रियल नंबर से बिलोंग करता हुआ। ठीक है, सच दैट इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो 0 के इक्वल। α1 इंटू 1 0 0 प्लस α2 इंटू 1 1 0 प्लस α3 इंटू 1 1 1 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यहां से हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। पहली बनेगी α1 प्लस α2 प्लस α3 इज इक्वल टू 0। दूसरी 0 α1 प्लस α2 प्लस α3 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड वन इज 0 α1 प्लस 0 α2
प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। एक तरह से ये जो इक्वेशंस बनी, एक तरह से ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया और इसका सॉल्यूशन हम निकालते होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाना है, अगर तो मेरे पास ये तीनों स्केलर जीरो आ जाते हैं, ये तीनों के तीनों किसके इक्वल आ जाते हैं, जीरो के इक्वल, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। और अगर जीरो के अलावा इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो लीनियरली डिपेंडेंट। अब वो दिखाने के लिए आप यहां से सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भी निकाल सकते हो, या इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आता है तो हमेशा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो है वो जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, अगर मैं इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखूंगी इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिडर करके, तो वो क्या लिखी जाएगी, 1 1 1 0 1 1 0 0 1। ये डिटर्मिनेंट अब हम निकालेंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब जो इसका रैंक है वो 3 हो गया, और मेरे पास यहाँ पर 3 ही तो अननोन थे, तो उस केस में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, और ये आप वैसे सिंपली भी निकाल सकते हो। देखो इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा 3 0। इस इक्वेशन से क्या लिख सकती हूँ, अल्फा 2 0, अगर अल्फा 3 को इसमें पुट करूंगी। और यहां से अल्फा 2 अल्फा 3 अगर इसमें पुट करूंगी तो अल्फा 1 0। तो जब मेरे पास तीनों स्केलर 0 आ जाएंगे तो मैं क्या कहूंगी कि जो ये वेक्टर्स हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया। अब सेकेंड पार्ट मुझे ये प्रूव करना है कि मैं R3 का हर एक एलिमेंट, R3 का जो एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म का होगा। It can be written as linear combination of these three। मुझे शो करना है कि हम R3 का हर एक एलिमेंट इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यानी कि x y z can be written as linear combination of these three। अगर मैं अल्फा बीटा गामा तीन स्केलर R से बिलोंग करते हुए ले लूं तो आई कैन राइट x y z एज अल्फा इंटू 1 0 0, बीटा इंटू 1 1 0 प्लस गामा इंटू 1 1 1। तो इस तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो ये बनेगा अल्फा 0 0 और नेक्स्ट बनेगा बीटा बीटा 0 और नेक्स्ट बनेगा गामा गामा गामा। अब इन तीनों को कंबाइन करके सिंगल एलिमेंट लिखें, अल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा और गामा किसके इक्वल, x y z। इसका मतलब देखिए, एक सेकेंड, हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा x y z इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा और गामा। इसका मतलब यहां से अल्फा प्लस गामा क्या हो गया, x के इक्वल, बीटा प्लस गामा y के इक्वल, गामा z के इक्वल, गामा क्या हो गया, z के इक्वल। इसका मतलब यहां से गामा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, z के इक्वल आ गई। और अगर मैं यहां पुट करूंगी तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस z। और अगर मैं इस बीटा प्लस गामा को यहाँ पर y पुट करूंगी तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस y। और ये जो x y z है ये किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। तो अल्फा बीटा गामा एग्जिस्ट कर गए। इसका मतलब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको इस तरह से दिखाएं। अदरवाइज हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास, एक थ्योरम हम इसमें यूज करते हैं, वो थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास VF बी आ वेक्टर स्पेस, VF अगर मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, VF मेरे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। मान लो कि जो उसकी डायमेंशन है VF की वो कितनी है, n है। इसका क्या मतलब है कि इस वेक्टर स्पेस के बेसिस में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, n एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। देन एनी सेट ऑफ
any set of n linearly independent vectors, any set of n linearly independent vectors, then any set of n linearly independent vectors in V. ठीक है, any set of n linearly independent vectors in V forms basis of V. basis of V. तो हम ये थ्योरम भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला पार्ट हम नहीं करके दिखाना चाहें तो हम क्या करते हैं, देखो अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है और n नंबर ऑफ वेक्टर्स का सेट ही आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दिया तो वो बेसिस बनाएगा ही बनाएगा V के। तो आप डायरेक्ट इस थ्योरम को यूज करके यहां लिख सकते हो। आपने पहले शो कर दिया यहां पर कि हमने यहां पर आपने क्या शो किया कि ये जो 3 वेक्टर्स थे ये तीनों क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो हमने यहां पर शो कर दिया। अच्छा, अब वेक्टर स्पेस क्या है मेरे पास, यहां पर वेक्टर स्पेस क्या है R3, और R3 की डायमेंशन क्या बनेगी मेरे पास, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ R3, इट इज 3। और वो जो हमने सेट लिया वेक्टर्स का वो भी 3 वेक्टर्स का था, एक 1 0 0, एक 1 1 0 और एक 1 1 1। तो इसका मतलब ये हमने तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दिए थे। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग R3 की डायमेंशन भी 3 है और ये तीनों वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेसिस बनाएंगे ही बनाएंगे, और आपको यही तो प्रूव करना था कि ये क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। तो यहां से आप बता सकते हो कि ये क्या आएंगे हमारे पास, बेसिस बनाएंगे। सिर्फ आपने चेक क्या किया, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और आपने बता